एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कमर सीधी करके बैठे। आपने भी प्राणायाम और ध्यान किया। उसके पहले गति योग के द्वारा जो योग आपको सिखाया जा रहा था उसको आपने धारण किया। इन सभी को एक सूत्र में बांधते हुए सूर्य के मंडल में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ये भावना करें कि वही तेज जो सूर्य में है हमारे अंदर है। चारों ओर प्राण स्वरूप, देव स्वरूप शक्ति फैल रही है, उसे हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं और वो शक्ति हमारे दुर्गुणों को समाप्त करने में सक्षम है। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्वरूप भाइयों, अब ठंड का मौसम धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रही है। इस कारण हर किसी के शरीर में बहुत सा अंतर आता जा रहा है। पिछले सत्र में मैंने दो बातें कही थी। एक था वृक्ष के बारे में और दूसरा पतंग के बारे में। आज मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज जीवन का जो सबसे सरल तत्व है उस पर चर्चा करें। उसके वैज्ञानिक स्वरूप का, उसके आध्यात्मिक स्वरूप का, उसके परिवर्तित होने के हर स्वरूप का हम ध्यान करें और समझने का प्रयास करें कि आखिर वो हमें संदेश क्या देता है। मेरे मन में आज चलते हुए एक बात आई कि आज हम लोग जल पे चर्चा करते हैं। जल क्या है? जल एक तरल पदार्थ है। वह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस शरीर में जल की मात्रा अगर ना जाए तो डिहाइड्रेशन के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। और डिहाइड्रेशन अभी ठंडे के समय में बहुत ज़्यादा होता है। आजकल लोग पानी कम पीते हैं। ठंडा लग रहा है, प्यास लगेगी नहीं। अब प्यास लगेगी नहीं तो लोग पानी पिएंगे नहीं। अब पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में जल की कमी तो होगी, और कमी होगी तो वो धीरे धीरे अपना स्वरूप, अपना प्रभाव दिखाएगा। जल के यह एक साधारण स्वरूप। जल का एक और स्वरूप है। जल को तीन रूप में आप देख सकते हैं। एक तो तरल के रूप में, दूसरा जब ठोस होता है तो किस रूप में? बर्फ के रूप में, और जब वो गैस के रूप में परिवर्तित होता है तो किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में। अब तीनों स्वरूप पे हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। जल को जब तैरना होता है
तो बर्फ में बदलता है। बर्फ जल में तैर सकता है, यानी जल को जब तैरने की आवश्यकता होती है, जब उसको तैरना होता है, तो वो जल बर्फ में बदल जाता है। उसी अपने ही स्वरूप में, अपना ही स्वरूप परिवर्तित करके जल खुद में ही तैर सकता है। यह एक गूढ़ बात है। इसके बाद जब जल को ऊपर उठना होता है, जब किसी और की सहायता लेता है वो, तो जल ऊपर उठता है। मोटर की सहायता से जल को हम लोग टंकी तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते? बिना मोटर के सहायता के जल ऊपर नहीं जाता। उसका स्वाभाविक गुण क्या है? नीचे गिरना। जल पतित होता है, नीचे की ओर जाता है। इसके बारे में एक और बात कही गई, वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढता है, उसको रास्ता देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वही ठोस हो जाता है तो वह स्थिर हो जाता है और खुद में तैरने की क्षमता रखता है। तो जल जब बर्फ बनता है तो जल में भी तैर सकता है वो। तीसरी स्थिति आती है वाष्प। जब वो गैस बनता है, जब उसको गर्मी दी जाती है, अब जल का ये स्वभाव देखो, जब उसको ठंडा किया जाता है तो बर्फ बन जाता है, उसी को जब गर्म किया जाता है तो गैस बन जाता है। अब उसको ऊपर उठने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता, मोटर की आवश्यकता है क्या? वाष्प को ऊपर उठने के लिए मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं उठता चला जाता है। जल का ये तीन स्वरूप हमारे जीवन को, अगर हम ठीक से समझें तो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल कर रख देगा। जल का पहला गुण उसकी तरलता और सरलता, वह हमेशा नीचे की ओर जाता है और खुद रास्ता बनाता है, उसके लिए रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जल को रास्ता आप जब बना देंगे और वही जल जब बहुत अधिक हो जाता है तो वही बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। वही अपना जब नियम तोड़ देता है तो बाढ़ का स्वरूप आ जाता है। इसलिए जल को हमेशा दो किनारों के बीच में, किसी एक निश्चित पाइप में, किसी एक निश्चित स्वरूप में रखा जाता है। एक और गुण जल का है, वो है उसको जिस पात्र में रखो उसका स्वरूप वो धारण कर लेता है। इसलिए हम सबको समाज के जिस क्षेत्र में जाना, जल का यह गुण याद रखें कि जहां जाए वैसा बनने का प्रयास करें। हम जहां जाते हैं अपना दिखाने लगते हैं, हम कुछ हैं। आप अगर उसके अनुसार नहीं कुछ कहेंगे, उसके अनुसार नहीं बनेंगे, तो शायद आप उसकी बराबरी में अगर नहीं बैठकर बात करेंगे तो वो लगेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा है। हमें एक बात हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान देना है कि जहां हम जाएं उनके स्तर में बात करें तो ज़्यादा कारगर होगा, हमारी बातें वहां तक पहुंच पाएगी। अब इसके विज्ञान पक्ष पे हम आते हैं। ये तो हो व्यवहारिक पक्ष है जल का। वैज्ञानिक पक्ष क्या है कि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिलित स्वरूप में जल बनता है। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए, जल को के दोनों स्वरूप को अलग कर दिया जाए, हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, तो दोनों का क्या गुण है? हाइड्रोजन का गुण है जलना और ऑक्सीजन का गुण है जलाने में सहयोग करना। और संयुक्त होने पर जल का क्या काम है? जल को, आग को बुझा देना। ये तीन गुण पर ध्यान देंगे आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर अलग हम कर दें तो ऑक्सीजन का गुण है जलाने में सहयोग करना और हाइड्रोजन का काम है खुद जलना।
अगर जरा सा भी हाइड्रोजन जहाँ पे हो, अगर अग्नि का चिंगारी भी वहाँ लग जाए तो आग लग जाए, और ऑक्सीजन उसको मदद करेगा। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसका गुण क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। वही आग को बुझाने में सबसे बड़ा कार्य करता है। जल का काम है आग को बुझा देना। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक सच है, सत्य है कि अगर अलग अलग रहे तो या तो जलेंगे या जलाएंगे, या तो जलेंगे या तो जलाएंगे। अगर दोनों मिल जाए तो एक बुझाने का काम हम कर सकते हैं। तो जल का यह सबसे बड़ा गुण वैज्ञानिक आपने देखा। एक बात और, इससे थोड़ी और रहस्यमय रूप में हम जाते हैं। आप हाइड्रोजन को अगर जाने, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन में एक ही होता है। H2 की बात हम कर रहे हैं। H2 में जब 2 H मिल करके जब H2 बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, और ऑक्सीजन में भी 2 है। दोनों मिलकर के H2 बने, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। अब हाइड्रोजन को अगर हम कहेंगे तुम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, तो दे सकता है क्या? हाइड्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ऑक्सीजन दे नहीं सकता है, ले सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, और ऑक्सीजन जो है वह ले सकता है, दे नहीं सकता। तो लेने और देने की प्रक्रिया जब चलती है तब एक संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। इसी संयोग में योग शब्द छिपा है। जब योग होता है तब जाके आप उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। सहयोग, उपयोग, संयोग, ये सारे चीज योग से जुड़े हुए। अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर योग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सहयोग करें तो भी योग करना पड़ेगा, उपयोग करें तो भी योग करना पड़ेगा। हम उपयोग किसी चीज का करें तो योग की आवश्यकता वहां भी पड़ती है। यह एक व्यापक चीज है। और एक बात और आपको बताएं, इस जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग, एक देने वाले, एक लेने वाले। ठीक है। अब इसको वैज्ञानिक स्वरूप में हम बताते हैं कि आपने नमक देखा है, नमक जो हम लोग खाते हैं उसमें सामान्यतः सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl बोलते हैं, है ना। अब इन दोनों का योग होता कैसे है? ये इस तरह होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, एक देता है एक ले लेता है। सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग अगर गुण आप देखें तो वह सोडियम क्लोराइड के गुण से एकदम भिन्न है। सोडियम का गुण एकदम अलग होता है, क्लोरीन का अलग एकदम गुण होता है। लेकिन दोनों जब मिलता है तो वो उसका उपयोग जो होता है हमारे जीवन में, बिना उसके हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सोडियम भी बहुत तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है और क्लोरीन का एक अपना गुण है। इस पर हम और ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम इस बात को हमारे जीवन में किस प्रकार से विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलता है पैरेलली, उसको हम आपको आपके माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ आपको प्रवचन नहीं दे रहे हैं आज, हम लोग आपसी चर्चा कर रहे हैं जीवन के छोटी छोटी चीज़ों का किस प्रकार से हम दर्शन कर सकते हैं। एक होता है देखना, एक होता है दर्शन करना, है ना।
फिलॉसफिकली किसी चीज को देखना दर्शन कहलाता है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को देखते हैं, दर्शन नहीं करते। अगर दर्शन करने लगे तो उसकी फिलॉसफी हमको समझ में आ जाएगी। दर्शन शास्त्र होता है ना, क्या होता है दर्शन शास्त्र? उसके अंदरूनी चीज क्या है। एक बात और आपको बताएं, आपने एक गाना सुना होगा कभी, बहुत पुराना गाना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना माना तो बहता पानी। अब उस जल में, उस जल को अगर आप गंगा जल समझ करके करते हैं, हमें याद है एक बार मैं कॉलेज के तरफ से हम लोग फिजिकल टूर में कहीं गए थे, उसमें ये 77-78 की बात मैं बता रहा हूँ। 77 में कॉलेज के तरफ से हम, तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। जब प्रयागराज गए हम लोग तो नाव पे बैठ के भाई संगम में स्नान करने की बात आई, तो वो बड़े मतलब मिलनसार व्यक्ति, तो उन्होंने कहा तुम लोग स्नान करो, संगम में स्नान करो, गंगा और यमुना से तुम लोग जिस चीज मानते हो प्रयागराज को, उस रूप में स्नान करो, और मैं इसको जल समझ करके स्नान कर लेता हूं। भावना का अंतर देखें कि वह अगर गंगा जल होता सिर्फ, तो इतने लोग आज अभी प्रयागराज में कुंभ लगने जा रहे हैं ना, करोड़ों हजार करोड़ रुपया वहाँ खर्च हो रहा है, कितने सारे लोग आ रहे हैं उस कुंभ में स्नान करने को। गंगा जल सिर्फ जल होता तो आज बहुतों के श्रद्धा का कारण नहीं बनता, इसलिए जल में जब श्रद्धा जुड़ जाती है तो गंगा जल हो जाता है। जल में जब श्रद्धा जुड़ती है तो गंगा जल बन जाता है, और वही चरणामृत बन जाता है। वही जब पान करते हैं तो हमें उस पवित्रता का अनुभव होता है। बहुत सारी बातें हैं, इसको बहुत ज़्यादा एलिब्रेट हम नहीं करेंगे, लेकिन आज जो बात आपके जीवन में आनी चाहिए वो है कि सबसे पहली बात मैंने जल की थी, और जल से संबंधित बातें ही वैज्ञानिक रूप से मैंने उसको आगे तोड़ने का प्रयास किया। अब एक 3 तरह का आदमी, मैंने बोला ना 3 तरह के आदमी आपको समाज में मिलेंगे, दिखेंगे। एक तो देने वाले, दूसरे लेने वाले। दूसरे होते हैं, केमिस्ट्री में दूसरा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। वो देखता नहीं है भाई, दोनों हाथ मिला लेता है, ये तेरा भी है मेरा भी है, ये तेरा भी है और मेरा भी है। इस स्थिति से सहयोग होता है। हम दे तो नहीं सकते, लेकिन मेरा जो चीज़ है वो उसका तुम यूज करो, तुम्हारा चीज़ है उसका हम यूज करेंगे। इस विज्ञान को अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखिए। इस विज्ञान को अध्यात्म के रूप में अगर देखेंगे तो हम कोवैलेंट बॉन्ड को इस रूप में देखें कि जो मेरा है उसका आप यूज करो, जो तुम्हारा है जरूरत पड़ने पे हम आपका यूज करें। जिंदगी इस तरह से सहयोग से चलती है। यहाँ भी योग आ गया, आया कि नहीं आया? यहाँ भी योग आया। अब तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसमें क्या होता है भाई, हम तुमको दे तो नहीं सकते, और गड्ढा बहुत बड़ा है, हम तुमको दे नहीं सकते, वो ले भी नहीं सकता। हम तुमको, तुम हमारे चीज से तुम काम कर लो, लेकिन तुम्हारा चीज का हमको जरूरत नहीं है। तुम्हारी चीज का हमको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा चीज तुम्हारे काम आ जाए। ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है। ये जो योग होता है गुरु के द्वारा। अब शिष्य के चीज के गुरु को क्या जरूरत है, लेकिन गुरु के चीज का शिष्य को हर हमेशा जरूरत पड़ती है।
उनके ज्ञान का, उनके तप का, उनके आशीर्वाद का यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह आपकी ओर देखेंगे, एरो की तरह दिया जाता है। उसमें एरो का मार्क होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो का मार्क होता है। यह जीवन में जो योग होता है, यह योग भले ही आप कुछ दे नहीं सकते हैं, लेने की पात्रता तो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? लेने की पात्रता रख सकते हैं। अगर पात्रता है तो देने वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह भी आपको दे दे। पहला संबंध, एक तुम दो एक हम दे, तो संबंध बन गया। ये कौन सा बॉन्ड हुआ? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तुम्हारा दोनों हाथ मिला लेते हैं, हमारा भी है तुम्हारा भी, एक तुम मेरा लो, हम तुम्हारे से काम करें। तीसरा, दे नहीं सकता लेकिन तुम उसके चीज का उपयोग कर सकते हो। अगर हमारे पास किताब है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको दे नहीं सकते हम। हमारे पास ज्ञान है, आप उसका उपयोग कीजिए, लेकिन उसको आपको हम दे नहीं सकते, क्योंकि आप उसकी पात्रता नहीं रखते। इस जीवन में पात्रता की बहुत जरूरत है। हम में सबसे बड़ी कमी है, हमारे पास पात्र ही नहीं है, और है भी तो फूटा हुआ है। डालें तो कैसे डालें? अगर कोई आप किसी कहीं पे पढ़ने जाएं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, कहीं भी जाएं, शिक्षा ग्रहण करने जाएं, ज्ञान प्राप्त करने जाएं, कहीं जाएं, अगर हम कॉपी कलम लेकर ना जाएं, दिमाग खोल कर ना जाएं, तो शायद वो जो दे रहे हैं वो ऊपर ऊपर जाता चला जाएगा। वह हमारे जीवन में कभी उतर नहीं पाएगा, हमारे काम नहीं आएगा। इसीलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है पात्रता की, उसी की कमी है। जिस दिन पात्रता हमने बना ली, गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि देने के लिए तो मैं एक दिन में 2 किलो घी तुमको पिला दूं, लेकिन 50 सकोगे? अगर 50 सकते हो तो भाई 1 किलो क्या, 2 किलो क्या, 5 किलो घी तुमको एक बार में पिला दूं। इसीलिए पहले अपने झोला को मजबूत करो। किसको? अपने झोला को, अपने पात्र को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, इसको पुष्ट करो, तब जा करके कुछ ले पाओगे, है ना? जब बेटे हल्ला मत करो, बात मत करो, साइड कर दो बस, है ना? 3 प्रकार का पात्र रखा जाता है। बारिश हो रही है, 3 प्रकार का पात्र है। पहला पात्र है सीधा रखा हुआ है, साफ सुथरा है, उसमें पानी आया भर गया। दूसरा पात्र उल्टा रखा हुआ है, दूसरा पात्र उल्टा रखा है, उसमें पानी पड़ा तो लेकिन छिटक के गिर गया, चारों तरफ चला गया, उसमें आया ही नहीं। भाई इतनी बारिश हुई, उस पात्र में जल तो ठहरा ही नहीं है? क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो अपना घड़ा उल्टा रख के जाते हैं, अपना दिमाग उल्टा लेके जाते हैं। सीधा लेके जाएंगे तब तो समझ में आएगा। तीसरी एक स्थिति और आती है, वो स्थिति ये है कि पात्र ऑलरेडी पहले से गंदगी से भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है और उसमें नया चीज जा ही नहीं सकता। एक ऐसा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, ब्लैक बोर्ड की तरह है, साफ ब्लैक बोर्ड, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, तो आप उसमें सीधा जाके लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऑलरेडी जिस ब्लैक बोर्ड पर पहले से गोजा हुआ है बहुत सारा चीज, उसको तो पहले मिटाना पड़ेगा, तब तो आप कुछ नया चीज लिख सकते हैं। इसलिए अपने आप को अगर ब्लैक बोर्ड बना सकें,
तो साफ ब्लैक बोर्ड रखें, ताकि उसमें कुछ लिखा जा सके, कुछ दिया जा सके। पात्रता इसी को कहते हैं कि वो पात्र खाली हो और सीधा हो। चौथी स्थिति और आती है, उस पात्र में छेद नहीं होना चाहिए। आपको कलश में पानी लाने कहा जाए, उसमें छेद कर दिया जाए तो लाते लाते आधा पानी तो बह जाएगा, बेकार हो जाएगा। पात्र स्वच्छ होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और उसको रखने का तरीका आना चाहिए। पात्र उल्टा नहीं रखना चाहिए, कभी उल्टे दिमाग में सीधी बातें नहीं आती। जो दिमाग उल्टा रखता है उसके दिमाग में उसके पास सही बातें आ ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। इसी प्रकार जो जल है वह बरसेगा तो सब पे, लेकिन रख वही पाएगा, उसका यूज वही कर पाएगा जिसका पात्र सीधा है, स्वच्छ है और स्थिर है। अगर इधर उधर हिले तो गिर जाएगा। इसलिए कभी भी हम कहीं कुछ भी सीखने या समझने जाएं तो अपने पात्रता को बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को उपयोग करने के लिए अपने पात्र को हमेशा उस लायक